31 मार्च के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक टैक्स बचत के लिए कहीं निवेश नहीं किया है तो आज योर मनी की इस खास पेशकश में हम आखिरी मौके पर आपकी टैक्स प्लानिंग में करेंगे मदद। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत उस्पेकी। आपका स्वागत है हेमंत। तो चलिए यहाँ पे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हेमंत, अक्सर ऐसे होता है कि अमूमन लोग जो है आखिरी मिनट तक इंतजार करते रहते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ऐसे में होता यह है कि वो गलत प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। टैक्स सेविंग के चक्कर में उनके बहुत सारे पैसे उल्टा यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। हाई प्रीमियम पे वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर देते हैं। तो ऐसे में सही रणनीति क्या अपनाई जाए? चूंकि हम जानते हैं एक ही हफ्ता रह गया है, तो जल्दबाजी ना हो और साथ ही आप सही टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट का भी सिलेक्शन करें, इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे हिसाब से जिनको भी टैक्स पे करने के लिए इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना था अभी तक हो जाना चाहिए था। हम साल के आखिरी हफ्ते में है, तो डेफिनेटली एक सिचुएशन थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी पैनिक ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये हर टैक्स पेयर के लिए इस स्टेज पे पैनिक ना करें, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने देखा कि कुछ ही दिन बचे हैं तो जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको सामने आता है, और यही एक समय है जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस सेलिंग भी होती है। बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में देखा है कि 20, 25 या 30 तक उससे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। उसका एक कारण यही है कि जो आखिर मोमेंट पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पिछली पॉलिसीज को भूल जाते हो या फिर हर साल एक नई पॉलिसी लेते जाते हो। तो आई थिंक वो एक सिचुएशन है कि पैनिक नहीं होना है। डेफिनेटली एक कमिटमेंट करनी चाहिए अपने आप से कि अगले साल आप इस सिचुएशन में नहीं होंगे। इस साल के लिए 2-3 चीजों को मैं कहूंगा ध्यान रखना चाहिए किसी भी टैक्स पेयर को। पहला ये देख लें कि आपको एक्चुअली टैक्स कितना पे करना है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी प्रोफेशनल सीए की या किसी टैक्स कंसल्टेंट की या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद ले लें। पहले तो ये देख लें कि आपको टैक्स कितना पे करना है। वो इसलिए जरूरी है कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में या तो कम इन्वेस्ट कर दें या ज्यादा कर दें। दोनों सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसी मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए आपको एटीसी या ऐसे सेक्शन जो है उनमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जाता है वो आपके लिए कंसिडर करना जरूरी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अगर आप सैलरीड क्लास में भी हैं तो भी अगर आपने पीपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन किया है जैसे वो हर साल आप करते हैं। दूसरा, आपका जो टैक्स जो आप लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देते हैं वो भी हर साल करते हैं। तीसरा, अगर आपने मान लीजिए कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक प्रिंसिपल की जो रीपे करते हैं और एक इंटरेस्ट का जो रीपे करते हैं। जो प्रिंसिपल का जब रीपे करते हैं वो ईटीसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। या बच्चों की आपने जो ट्यूशन फीस जो दी है ये तो आप खर्चे कर ही चुके हैं, या आपने अगर एनएससी में डाला है पहले तो जो इंटरेस्ट आपको वहां मिलता है हालांकि वो आपकी इनकम में ऐड होगा लेकिन वो एटीसी के अंडर आपको उसमें एग्जम्पशन भी मिलती है। तो ये चीजों को देख लीजिए। जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है वो निकाल के फिर देखिए कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको एक टैक्स रिबेट मिल रहा है 2,000 रुपए का। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी जो मिनिमम टैक्स लिमिट है जो वो 2 लाख से 2,20,000 हो गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको 50,000 का टैक्स देना है तो 2,000 का आपको रिबेट मिल रहा है, तो आपको 48 ही देना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कि अपनी जो टैक्स इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी ओवरऑल एसेट एलोकेशन का हिस्सा बनाइए, जैसा आपने सही कहा। लोग नहीं करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे सही निवेश के जरिए आप अपनी आमदनी पर टैक्स छूट का फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है जानना कि आपकी टैक्स छूट पाने की लिमिट कितनी बची है। जैसे बच्चे की ट्यूशन फीस हो या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, इन सब के जरिए आप थोड़ा बहुत टैक्स तो ऐसे ही बचा लेते हैं, जैसे कि यहाँ हेमंत ने भी कहा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको टैक्स बचाने की जरूरत लग रही है तो क्या करें? राशि यहाँ हमें बता रही है कि सेक्शन 80C में टैक्स बचाने के सबसे अच्छे रास्ते क्या हैं। राशि, ओवर टू यू। टैक्स बचाने के लिए हमारी टॉप चॉइस यहां पर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, जिसे आप एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए बैंक जरूर विजिट करना होगा। एक साल में यहां आप 500 से 1 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। ये ज्यादा रिस्क नहीं उठाने वालों के लिए और खासकर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा विकल्प है। रिटर्न की यहां पर बात करें तो इस वक्त पीपीएफ पर 8.7% का यहां पर रिटर्न मिल रहा है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैच्योरिटी पर भी यहां पर कोई टैक्स नहीं लगता।
दूसरा बेस्ट ऑप्शन है ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अक्सर यंग टैक्स पेयर्स को इसमें इन्वेस्ट करने की राय दी जाती है। इक्विटी फंड होने के कारण यहां पर आप लंबी अवधि के लिए अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ELSS में जो लॉक इन पीरियड होता है वो काफी कम है, यानी कि सिर्फ यहां पर आप 3 साल का यहां पर लॉक इन पीरियड है। पिछले 5 सालों में अगर रिटर्न की बात करें तो ELSS ने 17.5% का औसतन रिटर्न दिया है। और अगर आपकी KYC हो चुकी है, अगर आप KYC कॉम्प्लिएंट है, तो यहां पर आप 1 घंटे के अंदर ELSS भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है NSE यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। यहां कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा यहां लगा सकते हैं, लेकिन इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जब री इन्वेस्ट होता है यहां पर तभी आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है, यानी मेच्योरिटी के वक्त पर आपको मोटा टैक्स यहां पर भरना पड़ सकता है। फोर्थ है सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट यहां पर टैक्स सेविंग ऑप्शन जो है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहां पर 9.2% तक का शानदार रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में 60 साल तक की उम्र से ज्यादा लोग या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके 55 साल तक की उम्र के लोग भी यहां पर टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख रुपए है। अब टैक्स बचाने के लिए हमने देखा है कि ज्यादातर लोगों का जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है इंश्योरेंस। और योर मनी में हमारी सलाह है कि टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस, स्पेशली ट्रेडिशनल पॉलिसी और यूलिप बिल्कुल नहीं ले। इसमें आपको 5 से 7% से ज्यादा का रिटर्न इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस लें और टैक्स बचाने के लिए दूसरे बेहतर ऑप्शन को इस्तेमाल करें। ओवर टू यू कविता। शुक्रिया राशि इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो हेमंत, यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शंस तो बता ही दिए राशि ने, लेकिन मेरे ख्याल से होम लोन का जिक्र करना चाहिए यहाँ पर, जहाँ पर EMI के प्रिंसिपल कंपोनेंट में भी आपको टैक्स छूट मिलती है। जी कविता, जैसे मैंने पहले कहा कि जो आप EMI पे करते हैं उसके 2 कंपोनेंट है। एक आप रीपे करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा आप पे करते हैं इंटरेस्ट। तो जो आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते हैं वो आपको सेक्शन 80C में उसमें आपको छूट मिल जाती है, लेकिन जो इंटरेस्ट पोर्शन है वहां पे भी आपको काफी छूट मिलती है। यानी 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट पे करते हैं उतने अमाउंट तक आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर मान लीजिए कोई मैरिड कपल है और अगर एक लोन लिया गया जो जॉइंट नेम में लिया गया है, तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों 1.5 लाख रुपए की छूट यहाँ पे पा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, पिछले बजट में यानी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और अगर आपने मान लीजिए 25 लाख का लोन लिया है और जो घर आपने लिया है उसकी कीमत जो है 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए आपको एडिशनल 1 लाख रुपए की छूट दी गई है और ये 1.5 लाख के अलावा है। तो यानी अगर आप इसको इस साल में अगर आप कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो अगले साल में भी आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो जिन टैक्स पेयर ने इस साल में अगर ये घर खरीदा है तो ये इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखें और उसका फायदा उठाएं। चलिए, तो ये तो बात हुई है ATC के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ATC के अलावा और कौन कौन से टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं आपके पास। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक योर मनी में आज हम आपको बता रहे हैं आखिरी मौके पर टैक्स प्लानिंग करने के गुरु मंत्र, और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, जैसे कि हमने फर्स्ट सेगमेंट में बात की है तमाम ATC में मौजूद विकल्पों की, लेकिन उसके अलावा भी जैसे कि डिस्कशन हमारा हो रहा था, बहुत सारे ATC के अलावा भी विकल्प हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगी ATD में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए। बेसिकली जो सेक्शन 80D है ये कवर करता है कि जो आप अपने अगर आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस अगर लिया हुआ है उसके जो प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर आपको क्या छूट मिलेगी। यानी अगर आप अपने लिए या स्पाउस के लिए या अगर जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसके लिए आपको 15,000 रुपए तक की प्रीमियम पे छूट मिलती है। इसमें एक और प्रोविजन किया गया है 1-2 साल पहले कि अगर आप ये पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं और अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करवाते हैं हर साल, उसमें अगर आप 5,000 रुपए खर्च करते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल है। इन तीनों जो मैंने नाम लिए, खुद या स्पाउस या जो बच्चे हैं, कोई भी अगर एक 60 ईयर्स के ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो वहां पे छूट जो है 15,000 से बढ़ के 20,000 हो जाती है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स हैं आपके, चाहे वो आपके डिपेंडेंट हैं या नहीं है, उनके लिए भी आपको 15,000 रुपए की छूट मिलती है। लेकिन अगर पेरेंट्स में अगर कोई भी जो है 60 साल से बड़े हैं
तो ये बढ़ के 20,000 हो जाती है। यानी कुल मिला के सेक्शन 80D में आपको 40,000 रुपए तक जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर आपको छूट मिलती है। बिल्कुल। साथ ही हायर एजुकेशन पर लोन लेने के लिए भी क्या आपको किसी तरह की टैक्स छूट मिलती है? जी हाँ, प्रिंसिपल जो आप जो आप रीपे करते हैं उस पर तो नहीं, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसके अंदर आपको सेक्शन 80E में आपको छूट मिलती है। यानी वो खुद के लिए हो सकती है, या स्पाउस के लिए हो सकती है, या बच्चों के लिए हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो उसमें आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं वो जिस साल में आप इंटरेस्ट पे करना शुरू करते हैं वो, और उसके अलावा 7 साल और, यानी कुल मिला के 8 साल तक जो आप रीपे करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। और साथ ही अब 24B की क्या खासियत है? जो सेक्शन 24B है उसके तहत आपको किस में छूट मिल पाएगी? जी, 24 जो है बेसिकली वो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट वाले हम जो बात कर रहे थे वो कवर करता है, जो हमने ऑलरेडी शो में पहले कवर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। 80G का यहाँ पे क्या महत्व है? मेरे ख्याल से जो भी एग्जेम्पशंस हो, डोनेशंस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, उसके तहत मेरे ख्याल से इसमें आपको टैक्स छूट मिल सकती है। जी हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। हम काफी लोग जो है वो डोनेशन देते हैं और शायद उनको पता नहीं रहता है कि उसके ऊपर कोई टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये जानना कि जो आप डोनेशन देते हैं, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ट्रस्ट हो या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे आपको 50% या 100% जो कंट्रीब्यूशन देते हैं आप, उसके ऊपर आपको छूट मिलेगी। कुछ एक ऐसे फंड हैं जैसे नेशनल डिफेंस फंड है, या नेशनल रिलीफ फंड है, या नेशनल चिल्ड्रन फंड है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है। इनमें अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो जो भी आप डोनेशन देते हैं वो 100% आपको टैक्स रेट मिलती है। उसके अलावा कुछ और लिस्टेड है जहां पे 50% की जो है आपको छूट मिलती है। तो जो भी आप डोनेशन दें साल में देख ले, अगर वो 80G के अंदर, अगर आप वो इंस्टीट्यूशन जिसको आप दे रहे हैं अगर उनको एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 80G तो आपको ये टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही 80GGC के तहत अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको वहां पर भी टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह उसमें भी उसको इंक्लूड करते हैं। जी हाँ, वहां पे भी कोई लिमिट नहीं है, जितने भी आप अमाउंट देंगे उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आते हैं नए विकल्पों पर, जो है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, जो 80CCG के तहत आती है। पहले तो इस स्कीम को समझना चाहेंगे और किस तरह से इसमें आपको टैक्स छूट मिल सकती है। देखिए, ये स्कीम जो बनाई गई थी उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने कभी भी इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहले तो मैं समझा दूं कि हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की जो डेफिनेशन क्या है, वो उन इन्वेस्टर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया। यानी आपका डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आप इसके अंडर एलिजिबल हैं। तो अगर आपने इससे पहले कभी भी स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट नहीं किया तो आप एलिजिबल हैं। और कुछ और कंडीशंस हैं यहाँ पे। आपकी जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, आपका डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है उसके तहत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है, अगर आप टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो रिबेट आपको मिलेगी वो 50% पे मिलेगी। यानी अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो जो रिबेट है आपको सिर्फ 25,000 रुपए मिलेगी। और अगर आप मान लीजिए 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आपकी टैक्स सेविंग जो है वो 7,500 होगी। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ चूक है। मतलब जो इसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था, इसको सारे इन्वेस्टर्स के लिए ओपन अप किया जा सकता था। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इक्विटी मार्केट में आए यहाँ पे। और यहाँ भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है आप कुछ भी स्टॉक या कुछ भी फंड खरीद लें। यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो स्टॉक BSE 100 या CNX 100 का जो हिस्सा है उन्हीं स्टॉक को आप खरीद सकते हैं अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिनको हम नवरत्ना, मिनी रत्ना या महारत्ना बोलते हैं, उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं, या उनके जो फॉलो पब्लिक इश्यू होते हैं उनमें खरीद सकते हैं। या वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिनका IPO आता है और उनकी टर्नओवर जो है वो 4,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसको खरीद सकते हो। इन तीनों के अलावा म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स हैं जिनको RGSS के अंडर डेजिग्नेट किया गया, यानी ये जो स्कीम्स हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये 4 विकल्प है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा ये मानना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, इक्विटी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और अगर आपने ELSS में इन्वेस्ट नहीं किया है, वो लिमिट आपके पास अवेलेबल है, तो मुझे लगता है ELSS RGSS से डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। मेरे ख्याल से हमने बस एक ही सेक्शन यहाँ पे छोड़ दिया है जो है 80GG। जी, तो उसमें हमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो रेंटेड घर में रहते हैं उन्हें किसी भी तरह का अगर HRA बेनिफिट लेना हो तो मेरे ख्याल से उसमें उनको टैक्स छूट मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। अगर 25%, अगर आपको मान लीजिए HRA नहीं मिलता है तो 25% आपकी इनकम
जो है वो, या 2000 अमाउंट है पर मंथ का, या आपकी बेसिक जो आपका जो इनकम है उसका 10% जो रेंट आप पे करते हैं 10% से ऊपर जो है उनमें जो भी लीज अमाउंट है वो आपको उसके ऊपर टैक्स रिबेट इसके अंदर मिल जाएगी। चलिए, तो एटीसी के अलावा जितने भी यहाँ पे टैक्स सेविंग विकल्प है उन पर हमें चर्चा कर ली है, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि चूंकि अब एक साल यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन अगले साल की शुरुआत के लिए आपको किस तरह से अपनी टैक्स सेविंग की प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए, ये सब जानेंगे हेमंत रस्तगी से इस ब्रेक के बाद। जॉर्ज मनी में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ चर्चा की है, लेकिन अब हेमंत हम बात करते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न बढ़ाने के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन से विकल्प एक निवेशक के पास मौजूद है? देखिए, मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अभी तक हमने जो बात किया, ज्यादातर जो फोकस है टैक्स पेयर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो रहता है कि हम किन इन्वेस्टमेंट को देखें जहां पे हम टैक्स बचा सकें। जो रिटर्न हमको मिलते हैं उसकी टैक्स एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर ध्यान बहुत कम जाता है। तो सबसे पहले तो आपको सही इंस्ट्रूमेंट चुनना है। अगर हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, वहां पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता है, पहली बात। इसके सामने अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें, क्योंकि वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं और उनको एक स्पेशल टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं, तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है इन एनी केस वहां पे कंपैरेटिवली बेटर रहती है। इसके अलावा क्योंकि हम साल के आखिर में हैं, ये बहुत अच्छा समय है अपनी पोस्ट टैक्स रिटर्न को सुधारने का। देखिए, अभी एक हफ्ता बचा है, ऐसे एफएमपीज आपको मिल रहे हैं, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, जो 372, 377, 378 डेज की हैं, यानी वो 2 फाइनेंशियल ईयर कवर करती हैं। एक तो ये 31 मार्च 2014 का और एक 2015 का। अगर आप ऐसी एफएमपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है 2 साल का मिलता है, यानी इसको बोलते हैं डबल इंडेक्सेशन। अगर आप 3 साल की एफएमपी में इन्वेस्ट करते हैं आपको 4 साल का मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी एफएमपीज में अगर आप पैसा लॉक कर सकते हैं तो इस समय पे करना चाहिए। एक तो यील्ड्स थोड़े अच्छे हैं, आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। दूसरा, आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी एक्चुअली में क्या होगा, आपको एक कैपिटल लॉस मिलेगा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप अगले 8 साल में कैरी फॉरवर्ड करके कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रहता है, यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आरबीआई अनाउंस करता है कि अगले साल उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, ये करंट फाइनेंशियल ईयर और उससे पहले की अगर बात करें, तो 852 था 2012-13 का, ठीक है, और अब ये 939 2013 और 14 का। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए पिछले साल इन्वेस्ट किए थे 1 साल के लिए, तो उसकी जो वैल्यू है इसके हिसाब से 1,10,200 होनी चाहिए थी। अगर आपने किसी एफएमपी में इन्वेस्ट किया और आपको 9% रिटर्न मिला, तो आपको मिला 1,09,000, यानी जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए उससे कम है, तो एक्चुअली आपको कैपिटल लॉस हुआ। इसका मतलब जो भी रिटर्न आपको मिला 9% वो पूरा टैक्स फ्री हो गया। तो डबल इंडेक्सेशन का फायदा उठाना चाहिए। और ये भी बता दूं कि ये सिर्फ एफएमपी में ही अवेलेबल नहीं है, किसी भी आप डेट फंड में, मान लीजिए अभी शॉर्ट टर्म में या किसी एक्रूअल फंड में अगर आप पैसा डालते हैं आज और वो 1 अप्रैल 2015 के बाद निकालते हैं, वहां भी आपको डबल इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हर निवेशक, हर टैक्स पेयर को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बेहतर रिटर्न तो हर किसी को यहाँ पर चाहिए होता है, लेकिन इसी के साथ अब सवाल ये उठता है कि अपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की टैक्स सेविंग की प्लानिंग आपको कैसे शुरू करनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि पहले तो हर टैक्स पेयर अपने आप को प्रॉमिस करे कि अगले साल हमारी ये हालत नहीं होगी, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है। आई थिंक बिल्कुल सही समय है। हमें ज्यादातर मालूम रहता है कि हमारी इनकम कितनी रहने वाली है। शायद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड से पता चलता है कि इतना पैसा मुझे टैक्स पे करना ही है। तो क्यों ना हम शुरुआत से प्लान करें। हमने बहुत सारे ऑप्शंस की बात करी। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, जैसे वो इक्विटी बेस्ड स्कीम है, वहां पे हम क्यों ना एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें, क्यों हम पीपीएफ के अंदर वहां हर महीने ही इन्वेस्ट करते रहे। तो आई थिंक अगर आप साल की शुरुआत में ये देख ले कि कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना, और आपके पास पूरा स्कोप रहता है। अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो आप आखिर में भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोसेस है अगर वो शुरुआत से करेंगे तो जो लास्ट मिनट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैनिक रहता है, जो गलतियां हम करते हैं, वो वहां पे नहीं होंगी। तो अगर हम थोड़ा ये आइडिया ले लें पिछले 3-4 साल में हमने किस तरह का टैक्स भरा है, कितनी हमारी इनकम बढ़ती है, वो आपको आइडिया देगा कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। वहां से शुरुआत कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा भी होगा। और जैसे अगर मान लीजिए एलएसएस की बात करें, हर जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे
वो 3 साल का लॉग इन वहां से शुरू होगा, बजाय इसके कि आप साल के आखिर तक इंतजार करें। तो अगर आप 1 अप्रैल 1 मई को जो देंगे, आपका लॉक इन पीरियड भी जल्दी खत्म होगा। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि अपने एसेट एलोकेशन में आपको टैक्स सेविंग डालना पड़ेगा, उसको एज एन एसेट एलोकेशन ही आपको ट्रीट करना चाहिए। देखिए, तभी आपको सही मायने में फायदा होगा। देखिए, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे, चाहे वो ATC हो या ATC हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, टैक्स तो आपका बचेगा ही। लेकिन टैक्स बचने के साथ साथ अगर आप इसको अपने एसेट एलोकेशन का हिस्सा बनाएंगे, तो वो सही मायने में आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको तमाम गुरु मंत्र बता दिए हैं अपनी टैक्स सेविंग प्लानिंग के लिए, जितना जल्दी हो सके बिना समय बर्बाद किए। चूंकि अब बस एक ही हफ्ता रह गया है, तो अपनी टैक्स सेविंग प्लानिंग की शुरुआत कीजिए और अगले साल के लिए भी इनफैक्ट अपने आप को तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।